सो दिस इज़ योर फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. हर पोएम में, ज़्यादातर पोएम में सिम्बलिज्म होता है कि बेसिकली सिंबल, कोई चीज़ हम कह रहे हैं बट उसका एक हिडन डीपर मीनिंग है. जैसे क्रो जब हम इस पोएम में कहेंगे तो वो नेगेटिविटी को दिखाएगा, ओके, डिप्रेशन को दिखाएगा. देन स्नो, स्नो पॉजिटिव सा आपको एक इफ़ेक्ट देगा इस पोएम में. नेचर की एनर्जी को वो सिम्बलाइज करता है. हेमलॉक ट्री है जो एक नेगेटिविटी का सिंबल है बिकॉज वो एक पॉइजन ट्री है. यहाँ पे भी लिखा है एंड में, एज यू कैन सी, इट इज़ अ पॉइजनस प्लांट और ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स. Many times in your exam they ask what does hemlock tree represent, so you should know that it represents negativity, poison. Fine, it's a poisonous tree. तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे क्रो नेगेटिव है, स्नो पॉजिटिव है, हेमलॉक ट्री नेगेटिव है. अब अगर इस पोएम को हम पढ़ के देखेंगे तो हमें इजीली समझ आ जाएगा. द वे अ क्रो है ना, समथिंग नेगेटिव. शुक डाउन ऑन मी, शुक इज द पास्ट टेंस ऑफ शेक. शेक, SHA की शेक, SHAKE शेक का पास्ट टेंस है शुक. वेट अ सेकेंड. हाँ, तो द वे अ क्रो, समथिंग नेगेटिव इन द नेचर, शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. तो वो क्रो भी नेगेटिव है और वो ट्री भी नेगेटिव है. तो ऑब्वियसली अगर ये एक मूवी होता तो ये पूरा सीन कैसा है, एक नेगेटिव सीन है जिसमें एक नेगेटिव ट्री और नेगेटिव क्रो है. और वो क्रो जो है इट इज़ शेकिंग डाउन, इट इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू क्लीन इट्स बॉडी. तो जैसे उसने अपनी बॉडी मूव करी तो क्या गिरा उससे, द डस्ट ऑफ स्नो. अब डस्ट ऑफ स्नो पे मैंने लिखा मेटाफर. ऐसा क्यों? क्योंकि कंपैरिजन है. स्नो की डस्ट नहीं होती है, डस्ट मिट्टी की होती है, स्नो की नहीं होती है. बट वी आर कंपेयरिंग द फ्लेक्स ऑफ स्नो टू डस्ट. तो जब हम किसी चीज़ को डायरेक्टली दूसरी चीज़ कह दें, एक चीज़ को हम डायरेक्टली दूसरी चीज़ कह दें कि ये स्नो नहीं, ये तो डस्ट है, कंपैरिजन कर दें एकदम ही डायरेक्ट, तो वो मेटाफर होता है. जब हम लाइक और एज लगा के कंपेयर करते हैं तो सिमिली होता है. तो यहाँ पे मेटाफर है, हमने सीधा डस्ट ऑफ स्नो बोल दिया. तो एक समथिंग नेगेटिव इज़ हैपनिंग इन दिस सीन, ठीक है. बट एक पॉजिटिव चीज़ जो है पोएट के बॉडी पे गिरी है, दैट इज़ स्नो. क्योंकि स्नो नेचर की पॉजिटिव एनर्जी को डिनोट करता है. तो इट हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड. तो रूड एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले तो इट मीन्स सीधा इसकी जगह पे रिग्रेटेड भी लिख सकते थे वो, दैट ऑफ द डे आई हैड रिग्रेटेड. मतलब इस जो पोएट का है डे, वो अच्छा नहीं जा रहा है. ही इज सेइंग कि इस दिन के लिए मुझे वैसे ही रिग्रेट हो रहा था कि ये कितना बुरा दिन है, मेरा दिन अच्छा नहीं जा रहा था, सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव लग रहा था. क्रो, हेमलॉक ट्री, पूरा एनवायरनमेंट, पूरा सीन ही नेगेटिव है. पोएट का माइंडसेट भी नेगेटिव है. बट जो स्नो है, एक पॉजिटिव चीज़ उसकी बॉडी पे गिरी है एंड इट हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. तो उसका हार्ट अपने आप चेंज हो गया. अच्छा, अब ये पोएम जो बात किस चीज़ की कर रहा है, जो थीम है इसका, हीलिंग थ्रू नेचर. कई बार ऐसा होता है हमारा मूड ख़राब है और नेचर में जाने से वो अच्छा हो जाता है. कई बार होता है कि हम नेगेटिव 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 चल रहे हैं, बट मे बी नेचर में जाकर हमने 1-2 दिन स्पेंड किया, आप किसी हिल स्टेशन चले गए, किसी भी ब्यूटीफुल जगह पे चले गए, आपका मूड ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट यानी चेंज ऑफ मूड हो जाता है. तो इट सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे. मतलब आधा दिन तो बर्बाद कर दिया उसने, बट बचा खुचा जो डे का पार्ट था वो उसका बेचारे का सेव हो गया. जो डे वो ऑलरेडी रिग्रेट कर रहा था, तो डे बेचारे का सेव हो गया. किसने सेव किया? स्नो ने सेव किया. ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट चेंज्ड हिज मूड. सो द शेकिंग डाउन ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री बाय अ क्रो चेंज्ड द मूड ऑफ पोएट. बट ये तो डायरेक्ट आंसर हो गया. आपसे ऑब्वियसली एक किसी लॉन्ग आंसर में पूछ लेंगे, इसका डीप मीनिंग पूछ लेंगे, तो आप ये बताओगे कि नेचर हैज़ हीलिंग पावर. ठीक है, समटाइम्स स्मॉल एक्शंस है ना, दे हैव ह्यूज पावर ओवर आवर मेंटल हेल्थ, समटाइम ऑन आर फिजिकल हेल्थ ऑल्सो. कभी जब लोग बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं तो नेचर में चले जाते हैं, नेचर थेरेपी लेने चले जाते हैं. तो नेचर में हीलिंग पावर है, चाहे वो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ हो चाहे फिजिकल स्ट्रेंथ हो, वो किसी को भी हील कर सकता है. नेचर में ऐसी पावर है. तो ध्यान रहे
सिंबलिज्म ध्यान रहे, क्या चीज़ किसको डिनोट करती है, हेमलॉक की स्पेलिंग लर्न हो जाए, ठीक है। एग्जाम में अगर डिप्रेशन लिखना पड़ गया, ये सारी चीज़ें जो है दिख रही हैं आपको स्क्रीन पे सब लर्न हो जाए, ठीक है। राइमिंग स्कीम क्या है पोएम के, आप इजीली देख लोगे। क्रो राइम कर रहा है स्नो से, तो इसको ए बोल दिया। मी राइम कर रहा है ट्री, मी ट्री, तो इसको बी बोल दिया। आगे भी देखोगे, हार्ट पार्ट मूड एंड रूड, सो हार्ट पार्ट एक पेयर बना दिया, ए लिख दिया, मूड और रूड एक पेयर बना दिया, बी लिख दिया। तो ए बी इज दी राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम रट के नहीं जाना होता है, निकालना आना चाहिए आपको ऑन द स्पॉट। इफ द लाइन्स आर गिवन, they will definitely give you the lines and they will ask you what is the rhyming scheme and you should be able to find out the rhyming scheme. रटने बैठोगे तो इतना नहीं, आपके दिमाग में इतना स्टोरेज नहीं है। एक और चीज़ है इस पोएम में, आयरनी, ठीक है। आयरनी ये क्या है भाई, तो आयरनी इतना कुछ नहीं है, इट्स सिंपली ऑपोजिट चीज़ का हो जाना। आयरॉनिक सिचुएशन होता है, हम कई बार बोलते हैं अरे ये तो बड़ी आयरॉनिक सिचुएशन है, मतलब सोचा कुछ था हो कुछ गया। आपने सोचा पॉजिटिव था, कुछ हो नेगेटिव गया, या आपने बोला कुछ पॉजिटिव बट आपका एक हिडन मीनिंग उसमें नेगेटिव था, है ना। कि आपने किसी को मान लो टोक दिया कि अरे बहुत ही खुश लग रहे हो आज, जबकि वो इंसान आपको दुखी दिख रहा था क्लियरली कि वो दुखी है, आपने आयरॉनिक बात कर दी कि अरे बड़े खुश लग रहे हो आज। तो यू आर स्टेटिंग अ पॉजिटिव सेंटेंस बट यू मीन समथिंग नेगेटिव, ठीक है। बोला कुछ और मीनिंग कुछ है। तो यहाँ देखो कि नेगेटिव क्रो पता नहीं कैसे पॉजिटिव चेंज ला रहा है। ये बहुत अजीब सी बात है कि नेगेटिव एनर्जी को दिखा रहा था क्रो, बट वो एक पॉजिटिव चेंज ला रहा है नेचर में, सॉरी इस पर्सन में। सो दैट इज़ सो स्ट्रेंज, हमें बहुत अजीब और अटपटा लगा ये इस पोएम में पढ़ के। सो दैट इज़ आयरॉनिक या आयरनी है इस पूरी इंसिडेंट में। अच्छा, और एक और इसका मीनिंग जो आप इसको दूसरे वे में भी ले सकते हो कि क्रो जो है ना यूजुअली स्नो के टाइम पे नहीं दिखता है, स्नो के टाइम पे वो माइग्रेट कर जाता है दूसरे कंट्रीज़ में। तो सारे क्रो ऑब्वियसली चले गए होंगे, ये बेचारा एक अकेला क्रो था जो इतनी स्नोई इन्वायरमेंट में भी हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ था। तो ये दिखा रहा है कि कैसे एक क्रो भी सर्वाइव करना जानता है, चाहे उसकी लाइफ कितनी भी बुरी हो, कितना भी स्नो हो। माइग्रेट करने का टाइम है, बट देन ऑल्सो मे बी बिकॉज ऑफ सम रीज़न वो माइग्रेट नहीं कर पाया। माइग्रेट मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री बर्ड्स उड़ के चली जाती हैं। तो वो क्रो जब सर्वाइव कर रहा है इतनी सर्दी में, तो ये एक पॉजिटिव टच है जो पोएट को मे बी फील हुआ हो कि वाओ, इन्वायरमेंट में कहीं क्रो नहीं दिख रहा बट एक क्रो दिख रहा है, वो बेचारा जी रहा है समहाउ इन दिस स्नो। तो दिस माइट हैव चेंज्ड दिस थिंकिंग may have changed the mood and the heart of the poet। तो ये भी एक इसका मीनिंग हो सकता है। आपसे पूछ क्या सकते हैं इस पोएम में, आपसे पूछ लेंगे चीज़ों का हिडन मीनिंग, पोएटिक डिवाइस पूछ लेंगे, और थीम पे तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो एक क्वेश्चन हमेशा ऐसा प्रिपेयर कर लेना जिसमें आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सको इसका थीम क्या है, पोएम लिखी ही क्यों है, क्यों लिखी है। वो ये बताना चाहता है कि नेचर में हीलिंग पावर है। कभी कभी छोटी चीज़ें, आपसे किसी ने चलते फिरते हालचाल ही पूछ लिया, आप उतने में खुश हो जाते हो। सो पावर ऑफ स्मॉल एक्शन। आपका मूड सुबह से ख़राब था, किसी ने थोड़ा सा हंसा दिया, देन पूरा दिन आपका अच्छा हो गया फिर आफ्टर दैट। सो पावर ऑफ स्मॉल एक्शंस। सो दिस इज़ व्हाट द पोएम इज़ ऑल अबाउट। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस डेप्थ है, डीप मीनिंग है। अच्छा, इमेजरी और इंजाममेंट क्या है। इमेजरी यूजुअली ज़्यादातर पोएम में होती है। इमेजरी मतलब कि जब हम उस पोएम को पढ़ते हैं तो हमारे आंखों के सामने इमेज पेंट हो जाती है, और उस इमेज को पेंट करने के लिए पोएट 5 सेंसेस को हमारे जगाने की कोशिश करता है। 5 सेंसेस क्या है हमारे, टच, साइट, स्मेल, टेस्ट। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो साइट वर्ड्स होते हैं जिससे हमें पता, जैसे शुक डाउन, उसने अपनी बॉडी को मूव किया, तो ये हमें इमेजिन हो पा रहा है इजीली। फाइन, तो कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ हैं। इंजाममेंट होता है, ये देखो अगर आप देखोगे ये पूरी पोएम एक लाइन है। अगर हम लिखने बैठे हैं तो ये पूरी एक लाइन है, यहाँ से यहाँ तक देखो, फुल स्टॉप यहाँ है, इट्स 1 लाइन। इसको एक सेंटेंस में पढ़ना था। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड।
इट इज़ वन सेंटेंस, इसको तोड़ दिया गया है। तो ये तोड़ना इज़ इंजाममेंट, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ऊपर लिख दिया मैंने, जो ये इमेजरी इंजाममेंट बस दिमाग में रख लेना, मीनिंग पता होना चाहिए। यूजुअली कम पूछा जाता है, आपसे मेटाफर पूछ लेगा, आयरनी पूछ लेगा, सिंबलिज्म पूछ लेगा। चलो, एंड क्वेश्चन आंसर्स इसके आपने करने हैं। ये मैंने ये भी अंडरलाइन कर दिया है। व्हाट डज द पोएट से हैज़ चेंज हिज मूड, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। वाई डज नॉट द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटिफुल ट्री सच एज मेपल और ओक, सर्च कर लेना आप, मेपल ट्री, ओक ट्री। ओक ट्री तो पहले भी डिस्कस पुरानी क्लासेस में भी आ रखा है, पाइन ट्री। तो ये तो इतनी ब्यूटीफुल ट्रीज़ हैं, इसकी बात क्यों नहीं करी, ढूंढ करके इसने हेमलॉक ट्री की ही क्यों बात करी। तो ये मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है, आपको लिखना भी आना चाहिए। हेमलॉक ट्री, क्रो represents what, joy or sorrow, you should know that, symbolism. Now next poem, फायर एंड आइस, ये भी छोटा सा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखा है। सिम्बल्स यूज़ किए हैं, जैसे फायर सिंबल है डिज़ायर और ग्रीड का, आइस सिंबल है हेट्रेड और कोल्ड हार्टेडनेस का, इनसेंसिटिविटी का। मीनिंग अगर नहीं पता है, डिज़ायर, किसी चीज़ का डिज़ायर, इच्छा होना बट बहुत ज़्यादा इच्छा होना, विश है आपकी बट एक्सट्रीम विश है, मैंने लिखा नहीं है एक्सट्रीम विश, डिज़ायर। तो एक्सट्रीम किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं होता। ग्रीड, लालच, हेट्रेड, हेट, किसी के लिए हेट होना। कोल्ड हार्टेडनेस, आपका हार्ट कोल्ड है, पत्थर का बना हुआ है, इट मीन्स आपको कुछ फील नहीं होता, आप सेंसिटिव हो ही नहीं। इनसेंसिटिव, वही सेम चीज़। तो आइस दर्शाता है कि लोगों के दिलों में कितना आइस, हेट्रेड है, कोल्ड हार्टेडनेस है, लोग कितने इनसेंसिटिव हैं। फायर दिखाता है कि लोगों के दिल में कितनी एक्सट्रीम डिज़ायर है कुछ भी बड़ा बड़ा अचीव करने की। मोस्ट ऑफ द क्राइम्स आर हैपनिंग बिकॉज पीपल वांट टू अचीव समथिंग अनरियलिस्टिक। कोई बैंक रॉब कर रहा है, बैंक में रॉबरी कर रहा है, क्यों भाई, उसको बहुत ज़्यादा ही पैसे कमाने का कुछ शौक है। ग्रीड, लालच, लालच के कारण लोग चोरी कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। सो ये दो चीज़ें बड़ी नेगेटिव हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, उसी पे पोएम लिखी गई है। ऑपोजिट फोर्सेस हैं ये, फायर एक तरफ जहाँ गर्म होता है, आइस इज कम्प्लीटली कोल्ड, एंड फायर किल्स यू वेरी क्विकली बट आइस किल्स यू वेरी स्लोली। कोई आइस में फंस गया तो बहुत स्लोली उसकी डेथ होगी, वहीं फायर किल्स वेरी क्विकली। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, बट फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कितनी अच्छी राइमिंग स्कीम है, आप बैठ के इसे निकालो। फायर इज राइमिंग विद डिज़ायर, आइस इज नॉट राइमिंग विद एनीथिंग। फायर, डिज़ायर एंड फायर, सो दीज थ्री आर ए एंड ये एक अकेला अलग सा है तो बी। आगे देखो, ट्वाइस आइस, हेट ग्रेट एंड ट्वाइस आइस सफाइस, ये तीनों ही हैं। तो इनको अगर हम बी बोल दें तो ये अगेन आपका ये हेट एंड ग्रेट क्या हो जाएगा, सी एंड सी। इसको कुछ और बोलना पड़ेगा, ऑर्डर में चलेंगे हम, ए बी एंड सी। वेट अ सेकेंड, ट्वाइस आइस, हेट एंड ग्रेट, हमें बी नहीं लिखना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि बी जो है वो आइस और सफाइस के लिए है। तो आपका थर्ड लाइन एंड फोर्थ, हाँ ठीक है राइट, इट्स राइट, यू आर वी आर राइट। देखो यहाँ से आइस, ट्वाइस, देन अगेन आइस एंड सफाइस इज राइमिंग, दैट इज़ वाई ये सारा बी है, ठीक है। बीच में नया आया हेट एंड ग्रेट तो उसको सी बोल दिया, और फायर, डिज़ायर और फायर तो था ही तो उसको ए बोल दिया, दैट इज़ करेक्ट। हाँ तो लेट्स स्टार्ट द पोएम। सम से द, ये हमने पढ़ लिया। सम से और सम से दो बार रिपीट हुआ है ना, जब कोई चीज़ किसी लाइन की स्टार्टिंग में बार बार रिपीट होती है, ध्यान रहे अलग अलग टाइप के रेपिटेशन होते हैं, स्टार्टिंग में ही रिपीट होती है। सम से शुरू हुई लाइन फिर से सम से ही शुरू हुई है लाइन, तो इसको एनाफोरा बोलते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियरली दिख रहा है इस पोएम में कि दो लाइनें दोनों एक ही वर्ड से शुरू हो रही हैं। अच्छा, डब्ल्यू एंड डब्ल्यू, व का साउंड है, डब्ल्यू का नहीं व का साउंड है, वर्ल्ड में व एंड विल में भी व, तो वर्ल्ड विल, तो मेरे मुंह को बार बार व बोलना पड़ रहा है, तो एलिट्रेशन है यहाँ पे। सम से, मेरे मुंह को बार बार सौ बोलना पड़ रहा है, एलिट्रेशन। फेवर फायर, फ का साउंड,
तो 3 जगह एलिट्रेशन दिख गया हमें। अच्छा ये क्या है, ओ ओ ओ ओ, बट ये बीच बीच में है, ये भी एक इफेक्ट क्रिएट करता है। जब मैं इस पोएम को पढ़ रही थी, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो पता लग रहा ओ ज़्यादा मुंह से निकल रहा है। सो इसको कहते हैं एजोनेंस। इसको अलग नाम दिया है क्योंकि साउंड जो स्टार्टिंग में रिपीट होता है तो एलिट्रेशन, बीच में कहीं रिपीट हो रहा है और साथ में वो वॉवल है तो एजोनेंस। बीच में कहीं रिपीट हो रहा है और वो वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो उसको कॉन्सोनेंस बोलते हैं। आगे किसी पोएम में हम देखेंगे कॉन्सोनेंस भी आएगा। यहाँ पे अगर सी रिपीट हो रहा होता, वाई रिपीट हो रहा होता, तो वो सब कॉन्स्टेंट है, वो कॉन्सोनेंस है। सी से स्टार्ट होता है ना कॉन्सोनेंस भी और कॉन्सोनेंट भी। वही वॉवल लाइक ए ई आई ओ यू का साउंड है, ओ का, अ का, तो एजोनेंस है, ओ साउंड इन द मिडिल। सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप भी अपने बुक में से एज इट इज़ चाहो तो कॉपी कर लो, टाइम नहीं है तो यू कैन स्किप इट, अदरवाइज लिख लिख के ज़्यादा लर्न होता है। जैसे मैंने अभी लिखा है तो मैं इसे कभी नहीं भूलने वाली, एग्ज़ाम में आएगा तो मेरी आंखों के सामने ये दिखेगा क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करके इस पर लिखा है। ठीक है, कुछ पिक्चर मेमोरी भी होती है हमारी, पिक्चर्स से भी याद रहता है। चलो, तो फर्स्ट पैराग्राफ में कितने सारे पोएटिक डिवाइसेस हैं। इमेजरी एंड इंजाममेंट तो है ही, क्योंकि फायर का इमेज क्रिएट हो रहा है, आइस का पूरा एंड ऑफ वर्ल्ड हमारे सामने एक पिक्चर से चल रही है, तो इमेजरी है। इंजाममेंट है ऑब्वियसली, सम से शुरू हुई लाइन फायर पे जाके ख़त्म हुई है, सॉरी इधर आइस पे ख़त्म हुई है, सम पे आइस, तो ये एक लाइन होनी चाहिए थी बट दो इसको तोड़ दिया, तो वो इंजाममेंट यूजुअली ज़्यादातर पोएम्स में होता है, तो इसलिए इसको हम कम वैल्यू दे रहे हैं क्योंकि यूजुअली हर पोएम में मिल जाता है, बट पता ज़रूर होना चाहिए। थीम क्या है, ऑफ कोर्स एंड ऑफ द वर्ल्ड। द पोएट इज़ डिस्कसिंग वर्ल्ड कैसे एंड होगा। कुछ लोग कहते हैं वर्ल्ड विल एंड इन फायर, और कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जहाँ तक मैंने डिज़ायर टेस्ट किया है, ऑब्वियसली खा के टेस्ट नहीं किया है, एक्सपीरियंस किया है, जहाँ तक मैंने डिज़ायर को एक्सपीरियंस किया है, लोगों के दिलों में मैंने ग्रीड देखा है, इतना एक्सट्रीम कुछ पाने की इच्छा देखी है, जिस एक्सट्रीम पागल ही हो जाना किसी चीज़ के पीछे, पैशन ओवर, तो आई होल्ड विद दोस्त, मतलब मैं फेवर करता हूँ, मैं उन लोगों का साथ देता हूँ जो फेवर करते हैं फायर को, तो मैं भी उन्हीं की टीम में से हूँ। मैं ये मानता हूँ वर्ल्ड को अगर ख़त्म होना होगा तो फायर में ख़त्म होगी। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश वर्ड जो है आपके बुक में लिखा है डाई, बट उसका जो रियल आप नॉर्मली नहीं बोल सकते। अगर कोई मर गया, नेचुरल डेथ मरा है, किसी बीमारी से मरा है, तो पेरिश नहीं होता है, पेरिश होता है तड़प तड़प के मरना, पेनफुल डेथ। सो पेरिश ऐसे ही नहीं हम बोलते, जब किसी की दर्दनाक मौत होती है तब बोलते हैं। तो हमारा वर्ल्ड जो है वो दर्दनाक तरीके से ख़त्म हो रहा है। सो इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। कहता चलो बच गया हमारा, मान लो अगर वर्ल्ड जो है ना, अगर उसको दूसरी बार भी पेरिश होना हो, तो आई थिंक इनफ ऑफ हेट के बारे में भी मुझे इनफ पता है। मैंने फायर तो देखा ही है लोगों के हार्ट में, मैंने लोगों के हार्ट में आइस भी देखा है, हेट देखा है, कोल्ड हार्टेडनेस, इनसेंसिटिविटी देखी है, एंड दैट इज़ वाई आई कैन से दैट डिस्ट्रक्शन है ना, फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट। आइस भी कोई कम नहीं है अगर डिस्ट्रक्शन लाना हो, एंड ऑफ द वर्ल्ड करना हो। एंड वुड सफाइस, सफिशिएंट से बनाए ये वर्ड, सफाइस वो भी इनफ रहेगा, आइस भी कोई कम नहीं है। तो दोनों को ही उन्होंने इक्वल वैल्यू दिया है, दोनों ही वर्ल्ड को एंड कर सकते हैं। इट जस्ट आइस से धीरे धीरे, एंड फायर एक ही बार में चाहे तो वर्ल्ड को एंड कर सकता है, पेरिश कर सकता है। अच्छा, इसके बैकग्राउंड है इस पोएम का, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड क्या होता है कि कब लिखी गई, क्या सोच के साथ ये पोएम लिखी गई है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट उस टाइम पे एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 के अराउंड लिखी गई है ये पोएम, और वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 में फ़र्क ये था कि वर्ल्ड वॉर 2 में मॉडर्न वेपन्स आ गए थे, बहुत ज़्यादा मॉडर्न वेपन्स, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब, और भी जितनी हमारे पास आज के टाइम में इतनी सारी आर्मी के पास जो मिलिट्री पावर है, तो ये हमारे पास मॉडर्न मशीन गन्स आ गई थी। तो ये सब जब वर्ल्ड वॉर 2 में इतनी तबाही देखी, तो जो उस टाइम के पोएट्स हुआ करते थे वो इसी टाइप की पोएम लिखा करते थे, एंड ऑफ द वर्ल्ड। उन्हें ऐसा लगता था कि ये जो लोगों के हार्ट में हेट्रेड है एक दूसरे को, एक कंट्री
एक कंट्री दूसरी कंट्री को इतना हेट कर रही है, उसके लोगों को मार रही है, और न्यूक्लियर बॉम्ब और ऐसी ऐसी जो चीज़ें हैं ये इतना मास डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है। मास डिस्ट्रक्शन मतलब एक बार में ही पूरी तबाही। पहले तो लोग हाथ पैर से लड़ते थे, तलवार से लड़ते थे, कितने मर जाएंगे। एक बंदा एक से लड़ रहा है तो 1 या 2 को मार देगा, 4 10 को मार देगा। नॉट लाइक दिस कि एक बॉम्ब गिराया और पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट, पूरा का पूरा स्टेट ख़त्म हो गया। तो ये सब देखने के बाद ही पोएट्स को ऐसा लगने लगा, लोगों को ऐसा लगने लगा, पोएट तो लोग ही होते हैं, कोई नए नहीं होते, उन्हें ऐसा लगने लगा कि वर्ल्ड ख़त्म ही हो जाएगा, या तो फायर में, या तो ये जो लोगों में इतनी ग्रीड है, वॉर भी ग्रीड के ही चक्कर में हो रही है। एक कंट्री दूसरी कंट्री के लैंड पे कब्जा करना चाह रही है और ज़्यादा अपनी पावर बढ़ाना चाह रही है। ग्रीड है, वो डिज़ायर है, एम्बिशन है। एम्बिशन मतलब कुछ बहुत बड़ा करने की इच्छा। तो आइदर फायर और आइस विल एंड द वर्ल्ड। आइस क्यों है लोगों के हार्ट में? कोई मर रहा है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कोई कंट्री दूसरी कंट्री पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा रही है, हिरोशिमा नागासाकी पे, एंड दे डोंट रियली केयर अबाउट द पीपल, सो दे आर आइस, देयर हार्ट इज आइस, पत्थर दिल है। चलो, सो दिस इज़ इट, सफाइस पेरिश डिज़ायर हमने कर लिया। तो दिस इज़ द पोएम। इसमें कई बार पोएम छोड़ के कुछ अलग ही क्वेश्चन पूछ दिया था, जैसे आपसे कि हाउ इज़ दिस पोएम अ मॉडर्न पोएम। मॉडर्न हम बोलते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का सारा टाइम मॉडर्न होता है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का सारा टाइम मॉडर्न हो गया, क्योंकि मॉडर्न मशीन गन्स आ गई, मॉडर्न न्यूक्लियर बॉम्ब्स आ गए, तो सारी दुनिया ही मॉडर्न हो गई। ठीक है, तो हाउ इट इज़ अ मॉडर्न पोएम, तो वही आपको वॉर से जोड़ के बताना है कि वॉर में टेक्नोलॉजीज चेंज हो गई, सब लोग कितने उससे अफेक्ट हो गए। तो उसने यही बोला कि फायर या आइस से ही वर्ल्ड ख़त्म होगा, लोगों के हार्ट में जो ग्रीड या हेट्रेड जो है। तो ये आपको थोड़ा अच्छे से पता होना चाहिए।